किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लियाओ जी। नमस्कार। चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, योग भगाए रोग, अक्सर हमने ये सुना है क्योंकि सदियों पुरानी ये कहावत है कि योग से रोग भगाए जाते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी योग किया करते थे, इसलिए वे ऊर्जावान रहते थे, लंबी आयु जिया करते थे और हमेशा स्वस्थ रहा करते थे। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास समय ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि शरीर को किस प्रकार से ऊर्जावान बनाए रखें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम योग करें। क्योंकि योग को हमारे देश ने ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने सराहा है। तो आज के हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और ऐसे कौन कौन से योग करें जिससे हम रोगों को भगा सकें। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि करें योग और रहें निरोग। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कार्यक्रम में मौजूद हैं राजेश कुमार सैनी जी। आप योगाचार्य हैं और साथ ही साथ आप योग प्रशिक्षक भी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। राजेश जी, हम बात करें योग के बारे में तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि योग क्या है। योग सबसे पता लगता है कि 1+1 जोड़ होता है। हम योग करेंगे, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग माना जाता है जी। जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो भी व्याधियां हैं वो दूर होती है। और हमारे ऋषि मुनि भी परमात्मा से ही कनेक्ट होते थे। अब हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग कर रहे हैं, पहले आत्मिक के लिए कर रहे थे। और कुछ ऋषि मुनि और कुछ आज भी ऐसे हैं कि जो अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा को भी स्वस्थ कर रहे हैं। जी। अगर हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि योग का ये महत्व है, ऐसे कौन कौन से योग हैं जो हम आम जिंदगी में आम तौर पे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं? ऐसे तो पतंजलि योग सूत्र में स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक जिस स्थिति में बैठ सकते हैं उसी को ही आसन कहा गया है। पर हठ योगियों ने बहुत सारे आसन दिए हैं जिससे हम हमारे शरीर पे आसन करने से हमारे शरीर पे विजय प्राप्त कर सकें हम। और जब आसनों पे विजय प्राप्त होगी आसनों से हमारे शरीर पे, तो हम आत्मा को भी हम उसके अंदर ढाल सकते हैं और आत्मा भी उससे क्योर होगी और परमात्मा के जो लक्ष्य पे चल रहे हैं वो भी हमें प्राप्त होगा। जी। अक्सर देखा जाता है राजेश जी कि आज के समय में मानसिक जो रोग है वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काम का होता है, घर के बाहर आप इतनी सारी जिम्मेदारियों में होते हो कि मानसिक रोग अक्सर ज़्यादा देखने में मिलता है। उसके लिए आप कौन कौन से योग अभ्यास बताना चाहेंगे?
मानसिक रोग सबसे पहले उसकी जड़ को जानना बहुत ज़रूरी क्यों है। उस कारण को भी हमें दूर करने के लिए पहले खुद को देखना है कि क्यों हो रहा है, उसको दूर करें। साथ में हम योग करेंगे, योगा आसन करेंगे। स्पेशली हमारा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बहुत सारी इच्छाएं होती है वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, उससे स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते फिर ऐसी गंभीर समस्या ले लेता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पर योग ऐसा मार्ग है जिससे ये असंभव भी संभव हो सकता है। उसके लिए हम प्राणायाम करें, वो सबसे अच्छा रहे और उससे हम स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जी। प्राणायाम में देखें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और ब्राह्मरी प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें और शवासन करें। जी। तो मानसिक शांति हमें मिल सकती है। जी। अक्सर जैसे आपने बताया कि ओम का उच्चारण करें, तो ओम का उच्चारण कितने समय तक अपन लंबा मतलब उसको कर सकते हैं? ओम शब्द है जी। इसको हम सॉफ्टली करें। एक तो क्या होता है कि हम बार बार ओम ओम किए जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि हम तनावग्रस्त और होंगे, क्योंकि हमने एक उच्चारण किया, उसमें उसको फील करना है कि करने बाद मेरे मस्तिष्क में कैसा फील हो रहा है, मेरे मस्तिष्क में लाइट फील हो रहा है, हल्का लग रहा है। उसके 10 सेकंड बाद में दूसरा ओम करें। ऐसे हम ओम को गुंजन करें, 5 मिनट करें, शुरू में 3 मिनट 5 मिनट, फिर हम इसको आधे घंटे 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। ये एक साधना का, जैसे ध्यान बोले, ध्यान का रूप ले लेता है बाद में। जी। हाँ, इसमें समय की वो नहीं है कि इतना ही समय करें। जी। राजेश जी, आज के समय में बीमारियां इतनी प्रकार की हैं कि हम अगर उनको गिनना भी चाहें तो शायद गिन भी नहीं पाएंगे। तो योग से ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जो हम ठीक कर सकते हैं? योग से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं कर सके, पर जब हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स अगर डैमेज हो चुके उनको तो हम रिकवर नहीं कर सकते। जी। पर उसके बिना हम कैसे जिएं, वो जब हम योग थेरेपी करवाते हैं, सामान्य योग में वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती है। पर योग की ही एक विधि है, एडवांस विधि, जो योग थेरेपी बोलते हैं, उसके सहारे से हम हमारा पूरा जीवन स्वस्थ रहते हुए गुजार सकते हैं। और उसमें बहुत सारे आसन हेल्प करते हैं। जी। और लाइलाज समस्याएं भी है, उनको भी ऐसा है कि व्यक्ति 2 साल जी रहा है तो वो 2 साल के बजाय 5 साल जी सकता है। ऐसा योग में, योग की एक शक्ति है। साथ में हमारा आत्मविश्वास भी होना ज़रूरी है। हम उसके बगैर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा आत्मबल अगर कमज़ोर होगा तो फिर हम उसके ऊपर इतना वर्क नहीं कर सकते। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपकी विल पावर कमज़ोर है तो सबसे पहले तो आप अपनी विल पावर को बहुत मतलब उस पर आप इतना मतलब मजबूत बनाओ कि आप हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले खुद तैयार रहें। राजेश जी, हम बात करें कि आम तौर पर अगर हम हमारे दिन की दिनचर्या शुरुआत के तौर पर शुरू करें तो किस तरह से अपनी दिनचर्या शुरू करें योग के साथ में, कि ये हमें प्राणायाम करनी चाहिए, ये आसन हमें करने चाहिए? सबसे पहले जब हम उठे तो उठने के बाद में फ्रेश हों, पहले पानी पिएं, जितना हम पेट भर पी सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं पिएं। उसके बाद में फ्रेश हो, हम फ्रेश होने के बाद में अपना ब्रश वगैरह करें। अगर नहा लें तो बहुत अच्छा रहे, जिससे शरीर में लचीलापन आ जाता है। बिना नहाए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि योग को हम नहा के ही करें। नहाने से एक फ्लेक्सिबिलिटी आने से हम आसनों को आसानी से कर सकते हैं और ख़ुद को तरोताज़ा फील कर सकते हैं। और उसमें हम सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया करेंगे। साथ में ये भी देखना है कि हम अगर स्वस्थ है तो हम जो उच्च श्रेणी के आसन है वो भी कर सकते हैं। पहले हम वार्म अप, जो सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं, सूक्ष्म क्रिया करें, फिर सामान्य आसन करें, फिर उससे बढ़ते बढ़ते हम एडवांस आसन कर सकते हैं। लास्ट में हम प्राणायाम करें जी। और प्राणायाम के बाद में शवासन भी कर सकते हैं। जो शरीर की थकावट है, जो आसनों से थकावट आई है, वो भी दूर हो सकती है। जी, इसको हम हमारी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाएं, या यहाँ से हम शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। आज की खान पान की अगर हम बात करें राजेश जी, तो खान पान तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से अशुद्ध हो चुका है। तो इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों की हाइट पे पड़ रहा है, बच्चों की आँखों पे पड़ रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी एज में ही चश्मे लगने लग गए हैं, बच्चों की हाइट बहुत कम रहने लग गई है। उसके लिए आप बच्चों के लिए कौन कौन से परिणाम बताना चाहेंगे? बच्चों के हाइट के लिए और आँखों के चश्मे लिए, क्योंकि
आजकल सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना कि आजकल बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं। कुछ हो सकता है कि अपनी स्टडी के लिए भी ले रहे हैं, पर उसका अगर अत्यधिक उपयोग करें तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है जी। और तनाव में बच्चे आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मान रहे हैं। तो उसमें हम उनको आसनों से और प्राणायाम से उनको तैयार करें जिससे कि उनमें ये दिक्कतें नहीं आए। उसके लिए हम बच्चों को आसन करवाएं तो सबसे पहले ताड़ासन कराएं, त्रिकोणासन कराएं और वृक्षासन करवाएं, पादहस्तासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांग सेतुबंध आसन और भुजंग आसन। जी। ये 1 घंटे का प्रोग्राम, इसमें साथ ही प्राणायाम कराएं बच्चों को, हम भ्रामरी और ओम का उच्चारण करवाएं जिससे कि जो मानसिक दिक्कत है वो न आए। और 1 घंटे का हम प्रोग्राम कराएं तो 23 घंटे हम मेंटली फ्री रहेंगे और बच्चा स्टडी में इतना आगे रहेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जी। और मैंने रिसर्च भी किए हैं काफ़ी बच्चों पे। और रही आइज़ की, आपने कहा आंखों की, मेरी खुद की डॉटर है, उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी और पता भी नहीं चला हमें। वो स्कूल में बोलती थी मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैंने टेस्ट कराया तो आंखों की रोशनी कम हुई। डॉक्टर ने बोला कि हमेशा आपको ये चश्मा लगाना पड़ेगा बेटा। तो मैंने आसन इसके स्टार्ट किए। 1 महीने बाद में वो क्लास में बिना चश्मे के गई। एक दिन बोला पापा मैं पूरा एकदम से अच्छे से देख पा रही हूँ। तो फिर मैंने चेक करवाया तो उसका एकदम से आई साइट एकदम से ठीक है। और भी मेरे पास बहुत बच्चे हैं उनका आई साइट ज़्यादा था, वो उनका कम हो गया, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी। उसमें हम एक हमारी जो लार है, सुबह उठते हैं, रात को हम ब्रश करके सोएं जिससे कि कुछ खाने के अवशिष्ट नहीं रहे जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं, मुंह साफ़ हो। और सुबह हम जब उठते ही पानी पीने से पहले हमारी लार को हमारे काजल लगाते हैं वैसे आंखों के अंदर हम डालें। जी। और साथ में आसन के ऊपर आएँ तो आसन में शीर्षासन व सर्वांग और सेतुबंध आसन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे भी आपकी आई साइट ठीक हो सकती है। जी, यानी कि योग का निरंतर अभ्यास करते रहें। और जो आपने बताया है कि हम सुबह की जो लार है वो आंखों में लगा सकते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि महिलाओं के बारे में राजेश जी, तो महिलाओं का जीवन तो आप जानते हैं कि कितना व्यस्तता से भरा रहता है। खड़े खड़े उनको बहुत समय किचन में बिताना पड़ता है तो उनके घुटनों की बहुत समस्या देखने को मिलती है। आजकल एक PCOD की भी समस्या बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप कौन कौन से परिणाम बताना चाहेंगे? महिलाओं में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफ़ी स्ट्रेस बढ़ रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पहले इतनी जिम्मेदारियां नहीं हुआ करती थी, अब काफ़ी जिम्मेदारियां हमारी माएँ बहनें उन्हीं पे रहती है, घर की भी रहती है, बाहर की भी रहती है। उनके लिए उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और वो सबसे कम करती है। इसके लिए हम सुबह या शाम दोपहर में योग का ऐसा नहीं कि सुबह ही करें, हम कभी भी योग कर सकते हैं। जब भी हमारी माताएं बहनें उनको समय मिले तो मैं कुछ आसन बता रहा हूँ, वो आसन करेंगे तो उनका स्वास्थ्य लाभ में बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आएगा। जैसे हम कुछ सूक्ष्म क्रिया करेंगे और ताड़ासन करेंगे, कोणासन करेंगे, अर्ध चंद्रासन करेंगे, त्रिकोणासन करेंगे, बैठ करके चक्की संचालक आसन हो गए, पश्चिमोत्तासन, और अगर सर्वांग आसन कर सके थोड़ा सा एडवांस होता है तो वो भी अच्छा रहे, नहीं हो तो दीवार के सारे हम विपरीत करनी आसन कर सकते हैं। और सेतुबंध आसन करें, भुजंग आसन, मार्जरी आसन, ये कुछ आसन करें। साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और भस्त्रिका प्राणायाम करें तो उनको स्वास्थ्य लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। और रही जो PCOD की है उसके लिए उपविष्ट कोणासन, बद्ध कोणासन भी साथ में अगर एड ऑन कर लें तो आपको उसमें भी पूरा 3 महीने में वो समस्या लगभग ठीक भी हो जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप रोगों से मुक्त तो रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम ये भी समस्या देखने को आजकल मिलती है कि डाइजेशन की बहुत समस्या लोगों में रहती है, वो बहुत जल्दी से किसी चीज़ को पचा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? पाचन तंत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब हमारा शरीर का खाया हुआ पचेगा नहीं तो हमारे शरीर में जो रसेज है, जूसेज है, वो प्रॉपर वे में नहीं आएंगे और वो उससे डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग जाती है। आजकल हर दूसरे व्यक्ति में विटामिन B12, D3 की कमी मिल रही है।
वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जूसेज जो B12 जो खाने से मिलता है वो नहीं मिल पाता है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और या बहुत ही जल्दी पचता है जिससे आपको लूज मोशन हो जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी समस्याएं क्रिएट हो रही है। उसके लिए हम जैसे वज्रासन आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी वज्रासन में बैठ सकते हैं। उसके अलावा बद्ध कोणासन बोलते हैं जिसको बटरफ्लाई आसन, खाने के तुरंत बाद भी हम कर सकते हैं। अगर हम डेली आधा घंटे अगर करेंगे आराम से बैठ सकते हैं। साइड में हम हमारे कुशन या लगाते हैं, ब्लैंकेट लगा सकते हैं जिससे आपका पेट 10 मिनट बाद एकदम से हल्का हो जाएगा। आफरा आ रहा है, आफरा भी आपका दूर हो जाएगा। ये आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारे आसन हैं, पश्चिमोत्तानासन है आपके लिए, भुजंग आसन है और पश्चिमोत्तानासन है, ये भी करेंगे निरंतर। आसन करना बहुत ही आसान है पर आसन को लंबे समय तक करना वही फायदा देता है। जी हाँ। जैसे कि ना राजेश जी, हमने बच्चों के हाइट के बारे में बात करी, आंखों की रोशनी के बारे में बात करी, महिलाओं की बात करी। देखा जाता है कि बुजुर्ग में जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके बीपी की समस्या होने लग जाती है, ठीक है, शुगर की समस्या होने लग जाती है। तो इसके लिए बुजुर्गों के लिए ऐसे कौन कौन से आसन है जो वो बड़े ही आसन मतलब आसानी से उसको कर सकें? सबसे पहले बुजुर्ग जो जितनी एज हमारी बढ़ती है उसमें हमारी हड्डियों में स्टिफनेसता बढ़ती है, हड्डियां हार्ड होती है। तो उसमें हमें सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, हम स्थूल व्यायाम जो करें उनसे आसानी रहती है। जैसे स्कंद चक्र क्रिया करें, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया करें, जानु नमन करें, अर्ध तितली आसन करें, तितली आसन करें, ऐसे अर्ध चक्रासन करें, कटी चक्रासन करें। उसमें हमें लचीलापन आएगा धीरे धीरे। उसके बाद में हम कुछ आसन करें, जैसे ताड़ासन कर लिया, कोणासन कर लिया और हमने जानु सिरासन कर लिया और लेट करके हम पवन मुक्तासन, मरकटासन, अर्धभुजंगासन जैसे आसन करने बाद में हम भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण व अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जी राजेश जी, योग के साथ में एक शब्द आता है मेडिटेशन, ठीक है, जो कि आपको सुकून देता है, ठीक है, आपका मन जो है उसको शांत रखता है। तो मेडिटेशन के लिए आप कौन कौन सी क्रियाएं बताएंगे? मेडिटेशन शब्द बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर लोग जान नहीं पाते कि किस तरह से उनको मेडिटेशन करना है। कई बार मेरे पास व्यक्ति जब परेशानी होती है तभी ये चीज़ें याद आती है जी, ऐसे याद नहीं आती है। बिल्कुल, व्यक्ति जब भी डॉक्टर के पास जाएगा जब उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। हाँ, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये दवाई तो लीजिए, दवाई के साथ में योग प्राणायाम और साथ में मेडिटेशन करें। तो कई बार मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें मेडिटेशन करना है। मैंने बोला मेडिटेशन इतना आसान नहीं है जितना हमने सुना है कि मेडिटेशन में बैठ गए, आप बैठेंगे आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो कभी सपने में नहीं सोचे। वो हमारे ही विचार है, जब दुनिया हमने बाहर से देखी है वो सारे इकट्ठे किए, वो रील तो चलेगी ही। अब उन विचारों को कम करने का भी प्रयास है, अभ्यास है। अगर सही हम रास्ते पे सही डायरेक्शन में है तो उनको ठीक किया जा सकता है। नहीं हम कुछ दिन बैठेंगे फिर परेशान होंगे, हम खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे इससे तो कुछ नहीं होता है, क्यों हमने सही प्रक्रिया ही नहीं अपनाई है। सबसे पहली बात उसके लिए सही गुरु का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो योग शिक्षक है, जो गुरु है, वो उनको आता है क्या। सबसे पहले योग करवाना अलग चीज़ है, ध्यान करवाना अलग बात है, क्योंकि बताना अलग चीज़। हम उस दौर से गुजरे हैं, हम जो फेज़ किया है। मैं खुद मेडिटेशन 2 से 3 घंटे मेरा डेली का होता है, तो मैंने बहुत गहराई से खूब स्टडी करी है इस पर। ऐसे गुरु भी मिले हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले हम हमारे शरीर में अगर कहीं अकड़न है, कहीं दर्द है, उसको कम कैसे करें, उसके लिए हम दवाई का सहारा ले सकते हैं। बाद में हम योग का सहारा लें जिससे अकड़न को दूर किया जा सके और हमारी कमर स्वस्थ हो। सबसे पहले अगर कमर स्वस्थ नहीं है, हमारे जो एनर्जी चक्रा है नीचे से ऊपर की ओर उठती है हमारी ऊर्जा। अगर हमारे स्पाइन में कहीं भी दिक्कत है तो हमारी जो ऊर्जा है वहीं रुक जाएगी। जैसे पानी का पाइप देखा है हमने, अगर पाइप में कहीं लीकेज आ गया तो आपका ऊपर की ओर जो फ्लो नहीं जा पाएगा, वहीं से रिसाव होगा, वहीं रुक जाएगा। पानी आ रहा है, आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी से ही आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसके लिए स्वास्थ्य आसनों से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करें और प्राणायाम भी लंबे समय करें। लंबे समय प्राणायाम करने से जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा चाहिए, अगर उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो हमारे जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स आपके कम होंगे। कम होने के बाद में धीरे धीरे आप ध्यान की उस अवस्था में जाएंगे। और इसकी भी स्टेप्स होती है जी। कि आप प्राणायाम किया करने के बाद में आप कौन सा ध्यान करें, कैसा करें, वो व्यक्ति विशेष को देख के बताया जाता है जी। फिर भी आप सामान्य रूप से आप ओम का भ्रामरी का उच्चारण करें आप 15-15 20-20 मिनट। उसके बाद में आप भ्रुकुटी पे आप आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। आप त्राटक कर सकते हैं, त्राटक भी अच्छा है, पर आपकी आंखें अस्वस्थ नहीं हो। अगर आपकी आंखें कमज़ोर है तो त्राटक करने से नुकसान भी हो सकते हैं जी। तो तो इसका छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखना है आपको योग करते समय। हाँ। राजेश जी, आज के समय में काम का इतना ज़्यादा लोड है और ऑनलाइन काम है, तो अक्सर लोग बैठे बैठे लैपटॉप के सामने स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा देते हैं और वो सिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों की बैक की बोन जो होती है उसमें दिक्कतें आने लग गई हैं। तो इसके लिए आप कौन कौन से योगा वैसे बताना चाहेंगे? सबसे पहले हम जो चेयर यूज़ ले रहे हैं वो चेयर कैसी है जी। अगर चेयर गड्ढेदार चेयर है, जैसे प्लास्टिक चेयर आजकल आ रही है, सीधे बैठते ही हमारा बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। उस चेयर के नीचे हम तकिया या ब्लैंकेट कुछ कंबल लगाएं जिससे उसके लेवल को बराबर करें। और हमारे पाँव ज़्यादा लटकने नीचे लटक रहे हैं तो नीचे कुछ हम हार्ड सरफेस पाटा या कुछ ऐसा लगाएं जिससे पाँव फर्श पे रहे। और जब भी बैठें तो कमर को आगे की ओर नहीं झुकाएं, गर्दन आगे नहीं झुकाएं, कमर पूरी सीधी हो। उसके साथ साथ ये तो ध्यान रखें। उसके बाद में हम आसन करें। आसन के अंदर हम सबसे पहले ताड़ासन करें और उसके बाद ट्विस्टिंग वाली कुछ क्रियाएं भी करें साथ में। उसके बाद में हम ट्विस्टिंग क्रिया करने के बाद हम अर्ध मत्स्येंद्री आसन करें, वक्रासन करें, पवन मुक्तासन करें, मरकटासन करें, अर्ध भुजंगासन करें, जिससे हमारी कमर स्वस्थ रहेगी जी। और हम 8 घंटे 10 घंटे कितना भी सीटिंग करें हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी जी। अगर जैसे योग की हम बात कर रहे हैं, हमने बीमारियों के बारे में बात करी, तो अगर हम खान पान ही अपना ठीक रखेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। किस तरह का खान पान आम जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए? हाँ, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम योग तो 1 घंटे करते हैं, उसके बाद में खान पान सबसे महत्वपूर्ण है जी। खान पान में सबसे पहले हम सुबह जूस लें, उसके बाद में हम स्प्राउट्स लें, मूंग चने ये लें। उसके बाद में दोपहर को हम जब लंच करें उसमें हम सैलेड सलाद लें, रोटी सब्जी छाछ दाल चावल ये लें। रात को एकदम से हल्का आहार हो, जितना दलिया हो, ओट्स हो, खिचड़ी हो, ये ले तो बहुत ही हितकर रहेगा। और 8 बजे से पहले ले, शाम को 6 से 8 का टाइम रखें। रात को सोने से पहले हम दूध ले लें और तो अच्छा रहे जी। और दिन में और रात को भोजन करें तो उसके बाद खाने के तुरंत बाद में गुड़, छोटा सा गुड़ ले लें तो आपका खाना एकदम से अच्छे से पच सकता है जी। खाना खाने के बाद में गुड़ अवश्य लें। देसी गुड़, अच्छा गुड़ हो वो ले तो आपका खाना तुरंत पच जाएगा। जी जी। तो ये रात में या सुबह भी ले सकते हैं? ये सुबह भी लीजिए, आप रात को भी लीजिए। जी। छोटा टुकड़ा लीजिए, सर्दी हो तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले सकते हैं। गर्मी में किसी की गर्म तासीर है बॉडी की तो वो थोड़ा ध्यान रखें, वो मिश्री और सौंफ ले लें। जी जी। राजेश जी, पहले के समय में गर्भवती महिला काम बहुत करती थी, ठीक है, तो इसलिए उसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज कोई भी गर्भवती महिला होती है या तो वो उसको रेस्ट करने के लिए बताया जाता है या फिर वो योग करती है। तो ऐसे कौन कौन से योग हैं जो गर्भवती महिला कर सकती है और उनके लिए बहुत ही आसानी तरीके से वो उसको कर सके? हाँ, गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले 3 महीने न करें कोई भी योगासन। बिल्कुल। उसके बाद में, क्योंकि 3 महीने थोड़ा रिस्की रहता है, अंदर से इतना विकास नहीं होता है, क्योंकि जो झिल्ली विकसित नहीं हो पाती है जिससे वो डैमेज होने का खतरा रहता है। शुरुआती 3 महीने आप किसी भी तरह का योग मतलब ना करें। प्राणायाम कर सकते हैं। ये कपालभाति क्रिया बिल्कुल भूल से भी ना करें और बाद में भी ना करें जी आप। और उसके बाद में 3 महीने बाद में हम ताड़ासन करें, त्रिकोणासन करें। ये सहारे से करें, ज़बरदस्ती नहीं करें, जितना आसानी से कर सकते हैं। और ट्विस्टिंग वाली चीज़ें और प्रेशर पेट पे आए वो आसन कतई ही न करें। उसके बाद में
त्रिकोणासन किया हमने, और अर्ध उत्तानासन किया किसी दीवार के सहारे से या किसी पाइप के सहारे से। बाद में बैठ करके बद्ध कोणासन हमने किया 3 से 5 मिनट। उपविष्ट कोणासन है वो हम करेंगे, और पश्चिमोत्तानासन में टच नहीं होंगे, एकदम से कमर सीधी रख के करें, और सीधे लेट करके हम सेतुबंद आसन कर सकते हैं, और कुछ प्राणायाम करें हम, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और गर्मी है तो हम शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। उनका बीपी लो ना हो, अस्थमेटिक पेशेंट नहीं हो, है ना। हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि करना बड़ा आसान है, किस स्थिति में करें वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में कोई ऐसी व्याधि नहीं है, ये भी योग चिकित्सक के अगर सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा रहे जी। और आप स्वस्थ है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मैंने बताया ये करेंगे, आपको जब डिलीवरी होती है बिना किसी आप दिक्कत के, नॉर्मल सर्जरी, बिना सर्जरी के डिलीवरी होगी। और मैंने कितने ही ऐसे केसेस को सोल्व किया है, और सब हेल्दी बच्चे होते हैं, और खुद भी माँ भी हेल्दी रहती है, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ होते हैं जी। आप राजेश जी योगाचार्य हैं, साथ ही साथ आप प्रशिक्षक हैं, आपके सामने रोज़ नित्य नई प्रकार की बीमारी आती हैं, ठीक है, तो किस तरह से आप लोगों को ये सलाह देते हैं कि ये आपको योग अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए? ऐसे कौन कौन से योग हैं? मेरे पास तो हर तरह की समस्या आती है जी। आपके जो स्वस्थ से लेके अस्वस्थ कैसी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, चाहे पेट से रिलेटेड हो, पैरालिसिस हो, और कई बार बाय बर्थ भी कुछ समस्याएं जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कई बार परमात्मा सोल्व आउट करता है। बिल्कुल। तो ऐसे भी काफ़ी केसेस सोल्व हुए हैं। व्यक्ति विशेष को देख के, उसकी समस्या को देख के आसन सेलेक्ट करते हैं जी। और उन कर्म में आसन जब करवाते हैं तो वो उनमें इम्प्रूवमेंट भी आता है। जब इम्प्रूवमेंट आता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ने से आधा तो ठीक फिर खुद को खुद ही कर लेते हैं, फिर परमात्मा की शक्तियाँ हैं वो करती है, कुछ आसन उस पर वर्क करते हैं। बिल्कुल। आप योग गुरु हैं, इतने बड़े मंच पर आपने लोगों को योग सिखाया है, आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है राजेश जी, तो किस प्रकार आप हमारे दर्शकों को योग करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो आप बताएं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि योग हम चाहे आधा घंटे ही करें, एक निश्चित समय हो, और आसनों को सही क्रम से करें, या सूक्ष्म क्रिया भी करें, आसन करें, प्राणायाम करें, सही क्रम से करें। और जब ये करें तो एकाग्र होके करें। जब एकाग्रता नहीं रहेगी तब हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। हम आसन कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो हमारे शरीर के साथ हमारा मस्तिष्क भी उसी जगह रहे तो सभी के लिए ज़्यादा हितकर और लाभकारक रहेगा, और आपको उसका लाभ भी पूर्ण रूप से मिल पाएगा। बिल्कुल। हंसना भी एक प्रकार का योग है, क्योंकि आप हंसेंगे, आप खुश रहेंगे तो आप अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रहेंगे, तो आपकी खुशी भी जो है वो एक प्रकार का योग है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आपके योग का एक हिस्सा होता है हंसना। तो सुबह सुबह गार्डन में, पार्कों में देखा जाता है कि लोग एक साथ मिलजुल करके बहुत ज़ोर से, बहुत एक ऊँची आवाज़ के साथ में हंसते हैं और खुल के हंसते हैं, तो साथ साथ जो गला होता है वो उनका खुलता है। बिल्कुल राजेश जी, तो योग को हमारे दर्शक अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि योग आपके बहुत सारे रोगों का इलाज है, आपको जड़ से आपके रोगों को ख़त्म करेगा। क्योंकि आपके अगर जीवन में रोग नहीं होंगे तो आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और जीवन का आधार ही यह है कि हम स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाइए, और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। तब तक लीजिए मेरी इजाज़त, नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो।
किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।